हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सूबा इंतखाबात की तारीख के मामले में लिए गए सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस की समाअत आज भी जारी रही। मुख्तलिफ आईनी और कानूनी निकात पर बहस की गई और फैसला महफूज कर लिया गया है जो कल 11 बजे सुबह सुनाया जाएगा। हिलाली साहब, सुप्रीम कोर्ट ने वकला को सियासी जमातों की क़यादत से हिदायत लेने के लिए वक्त दिया था। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर दिया, तो इसी से मालूम हो रहा है कि हुकूमत इलेक्शन के जाने के मूड में नहीं है। तो असल सूरत हाल किस तरह से सामने आएगी, अब किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, वो मूड में नहीं है, वो तो चाहते ही नहीं है इलेक्शन हो, और अगर हो तो अपने घर में हो कि जिधर उनको वोट मिले। ये लोग ये नौबत आ गई है कि मैं ऑनेस्टली बाहर के जो लोग हैं वो कहते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, 90 डेज में लिखा है कि इलेक्शंस होने चाहिए, मगर कोई कहता है नहीं मैं नहीं देता। क्यों? हुक्म है 90 डेज में करना, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लगा है। वो कहते हैं नहीं हम तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए। क्या कमाल है, यू वांट टू रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स, अकॉर्डिंग टू योर टेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस किस्म के लोग हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस किस्म का टाइम जो हराम हो रहा है इधर लोगों का, मुल्क का, अदालतों का, जिधर 1000 मिलियंस ऑफ केसेस हैं जिन पे कोई फैसला नहीं हुआ है, मिलियंस ऑफ लोग हैं जो तड़प रहे हैं अपने पेंशनों के लिए, जैसा वो नेशनल बैंक का केस है, 12 साल से लोग मर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। वो सब कोई नहीं देखता, वो कुछ नहीं है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। इस किस्म पे स्प्लिटिंग है, इस किस्म के फैसलों पे ये पूरी कौम को चौंक रखते हैं, और आप लोग और हम लोग सब डिबेट करते हैं यूजलेस एक्शंस ऑफ देयर्स, कंप्लीटली अननेसेसरी। तो क्या कह सकते हैं? मैं तो समझता हूं कि आप और मुझे एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हमें पता है कि हम इलेक्शंस 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। अब वो गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। मुझे बताएं क्या फर्क है, हु अनाउंसेस द डेट? बताएं ना मुझे, क्या फर्क है? एक्सेंट में फर्क है, लहजे में फर्क है, क्या फर्क क्या है? सर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ना असल में, वो मुकर्रर नहीं हो पा रही, गवर्नर साहब मना कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन कह रहा है नहीं हो रहा है भाई? गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं फैसला करता, मैं नहीं करना चाहता, इस्तीफा दे के हट जाओ भाई। हम लोग हमें जब एक ऑर्डर मिलता है और हम कहते हैं वो ऑर्डर नहीं हो सकता है, कितने दफे मैंने कहा आई एम सॉरी आई कांट कैरी आउट द ऑर्डर। उसूली फैसला लेना चाहिए। उसके बाद उसी बाद चलें, छोड़ें जी, आप चलें सुनते हैं व्हाट इज द लीगल केस। ठीक है। अच्छा, अहमद बनसूटा साहब माहिर कानून इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू द शो। आपकी तरफ भी इस गुफ्तगू को लेकर आऊँगी, और यह सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, असल सूरत हाल तो फैसला सामने के आने के बाद ही कल पता चलेगी, लेकिन आपके ख्याल में कैसा फैसला सामने आ सकता है? क्या सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी थी वो बरकरार रखी जाएगी या फिर कोई नया तरीका सामने आएगा? देखिए, हम बनसूटा साहब हमारे साथ बैठे हैं, मेरा ख्याल है कि हम उसी तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा सा फ्रेमवर्क बना दूँ गुफ्तगू का, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की कौम जो है गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 महीने बल्कि ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी हुई है, और हैरानकुन हद तक कन्फ्यूज़ इसलिए हो चुकी हुई है कि हम में से जिस बंदे के अपने को जो भी आईनी जिम्मेदारी है वो उसको अदा नहीं कर रहा। गवर्नर को कहा गया, आइन कहता है, ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ है कि तुमने डेट देनी है और उसके बाद तुमने केयर टेकर सेटअप जो है वो आना है, लेकिन उसने नहीं दी। फिर उसने एक अजीब किस्म की टेक्निकल हिच दी। फिर उसके बाद KPK वाले तो को टेक्निकल हिच भी नहीं थी, उसने नहीं दी। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि हमें हर काम करने के लिए पैसे मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए पैसे मौजूद नहीं, हमें $80 अरब वहाँ देने के लिए मौजूद है। आज असल में बात करना चाहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स के लिए। पहली दफ़ा उसको इतना पोलिटिसाइज किया गया कि 2 जजों ने खुद उससे अलहदा होने हुआ है। ठीक, उसके बाद 2 जज ऐसे हैं कि जो बाहर हैं और उसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसी मामले के अंदर। वो भी अब इस वक्त 5 बेसिकली होता भी 5 रुकनी बेंच है, ये 9 का तो हम तकल्लुफ कर देते हैं। अच्छा। इस मुल्क का तो जो लगता है पाकिस्तान के सारे हाई कोर्ट के जज, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज,
सारे सीनियर सेशन जज ये मिलाएं और एक इलेक्शन करवा लें कि क्या फैसला आने हर बात है। ये तो नहीं, असल में सर साहब ये मुझे बताइएगा कि ये जो आज उन्होंने भेजा है उनको अपना पॉलिटिकल पार्टीज को, क्या पॉलिटिकल पार्टी अपील होती है? बात तो उसके फारूक नायक की ठीक है कि हम कैसे डेट देने, आप ऑर्डर करें, आप यू आर एट द हेल्म अफेयर्स, आप सबसे बड़ी सीट जुडिशियल सीट पे बैठे हुए हैं और आर्टिकल 101 कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप ऑर्डर करें कि भाई इसका ठीक है, उसका ठीक है, और अगर जो बंदा भी उसके अंदर इस काबिल हुआ है कि उसने आइन से इनराफ किया उसको सजा सुनाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? सर इस वक्त आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तो ये आइडियल सिचुएशन होती और आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स होते, एक केस अदालत में गया होता और अदालत उसका फैसला करती थी। इससे पहले के जो इवेंट्स अगर आप देखें तो वो इवेंट्स इंडिकेट करते हैं कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट आर्बिटर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उससे पहले ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब रजीम चेंज का मामला हुआ उस टाइम पर कहते हैं जी हम नवंबर में इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। उसके बाद आगे आके बेसिकली हाई कोर्ट लाहौर में कहते हैं जी हम बिल्कुल तैयार हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 मेंबर बेंच के सामने कहते हैं जी हम तैयार हैं लेकिन हमें इलेक्शन करवाने नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा जी आपको कौन रोकता है? इवेंचुअली जब सदर ने खत लिखा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी आपका इख्तियार नहीं है। हर जगह पे कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन थी, तो सुप्रीम कोर्ट वाज कॉग्निजेंट ऑफ दैट और वो चाह ये रहे थे कि अपनी आईनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए गवर्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारे अपना रोल प्ले कर दें। कल को अगर जजमेंट आ जाती है, मैं तो समझता हूं जजमेंट आने के बाद गवर्नर का रोल देखना भी बहुत जरूरी है। सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3500 मुलाजमीन आप पे मामूर हैं और आपने पूरे 5 साल 3 साल में सिर्फ एक डिसीजन लेना है और आप उसको भी लेने से कासिर हों तो ये तो क्लियर कट केस ऑफ मिसकॉन्डक्ट है। गवर्नर के खिलाफ प्रोसीड करना बनता है इसके बाद। देखिए अपना थोड़ा सा देखिए कन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन करता चला आ रहा है और उसके ऊपर बात। अब फाइनल अथॉरिटी सिर्फ एक उसको हासिल है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप कुछ भी कह लें उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इट विल हैव अ लीगल इफेक्ट। अब मसला सारा यह है कि 2 दिन की इस प्रोसीडिंग्स के बाद आप क्या समझते हैं कि क्या वो अगेन ये कह देंगी कि गवर्नर साहब ऑर्डर जारी करें, बिस्मिल्लाह करें, आप मिन्नत करते हैं, तल्ला करते हैं, या वो ये कहेंगी कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है वो वाकई इम्प्लीमेंटेबल है और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, 57(1) के तहत जो इख्तियार है उनको इलेक्शन रूल का। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सारी बहस के अंदर, 2 दिन की बहस के अंदर? सर अगर आप जो एक ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड है जो कि ऑफ कोर्स जिसमें डाइसेंट और वो सब मामला आए, उस ऑर्डर से सिर्फ एक चीज सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज का तयन करना है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना किसका काम है, किसका रोल है इन केस अगर गवर्नर अपने उस काम से आ रही हो। और जिस तरह इस सिचुएशन में पंजाब में तो ऑफ कोर्स उसने कहा कि मैंने डिसॉल्व नहीं की, और जब वो अनाउंसमेंट हो जाएगी तो साथ उसको डायरेक्ट करना, जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी बट उसमें वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे इमीडिएटली, उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने प्ले किया, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जाके उसी हाईकोर्ट में कहा जी हमें इसकी तशरीह कर दें। ये तो मजाक करने के मुतरादिफ है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देगा एंड अंडर आर्टिकल 189 दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस और मातहत अदालतों पे भी। एक तरह की हाई कोर्ट की जजमेंट जैसी ही जजमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं विद अ लिटिल मोर क्लैरिटी कि जो इमीडिएटली वर्ड्स हैं उनको कर दिया जाएगा, रिप्लेस विद 5-6 दिन, 3 दिन, 2 दिन। और ये सर हम साथ साथ समझते चलें कि 90 दिन में इलेक्शंस इस वक्त इसलिए इम्पॉसिबल हो गए कि आपने इलेक्शन स्केड्यूल भी अनाउंस करना है जो कि 56 डेज का गालिबन इलेक्शन शेड्यूल है, 54 सॉरी। तो उन इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करने के लिए बात तो बियॉन्ड जाएगी 90 डेज से, लेकिन ये प्रिंसिपल सेट हो जाएगा कि 90 डेज से बियॉन्ड आर्टिकल 224 के मुताबिक भी और आर्टिकल 105 के मुताबिक भी आप जा नहीं सकते। और जहां तक वो डिस्पेंसेशन है एक्स्ट्रा टाइम की वो 254 में कवर हो जाती है। अच्छा, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक, स्टे विद अस। जी बात हो रही थी सूबा इंतखाबात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अज़खुद नोटिस केस चल रहा था जिसकी आज पूरे दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं, फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और कल सुबह 11 बजे ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अहमद पंसूटा साहब, माहिर क़ानून, और हमें यासीन आज़ाद साहब भी
ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम टू द शो। यासीन साहब, आपकी तरफ से सबसे पहले आना चाहूँगी, आज की जो सारी प्रोसीडिंग्स रही हैं और कल जो फैसला आने वाला है, क्या स्पेकुलेट करें, डेट आएगी या फिर किसी फरीक की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हुक्म दिया जाएगा कि वो डेट है? जो हमारा आइन है उसके मुताबिक तो जब असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। सही। अब 90 डेज का इलेक्शन का जब आइन के अंदर एक टाइम पीरियड फिक्स है तो फिर ऐसी सूरत में ये मामला सुप्रीम कोर्ट को मेरे नज़दीक टेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी। और चूँकि इससे पहले ये मामला लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप किया और लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा सिंगल जज ने जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद यह कहा कि आप गवर्नर से मुशावरत करके इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर लें। लेकिन उसके बाद गवर्नर ने इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। बदकिस्मती यह है कि जिस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने इस मामले को टेकअप किया, उनके सामने ये केस था ही नहीं। लेकिन हुआ किया कि उन्होंने उसी दिन 2 जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुला लिया और एक ब्यूरोक्रेट का केस उनके सामने पेंडिंग था और बाद में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भेज दिया कि सो मोटो एक्शन किया जाए इस केस के अंदर। मामले की असासियत को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले 9 जज का बेंच कॉन्स्टिट्यूट की, लेकिन हमारा डिमांड ये था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उस फुल मामले को कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि दूसरे दिन की प्रोसीडिंग में 2 जज साहिबान ने तो माजरत कर लिया और 2 जज साहिबान ने अपना नोट लिखकर भेज दिया और उसके बाद जैसे याया अफरीदी साहब ने यह कहा कि इन हालात में भी अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस मुझे बेंच में रखने चाहें तो उनकी ये सवाबदीद पे मुनसर है। इसके अलावा एक जज ने ये एतराज़ भी उठाया कि ये सो मोटो केस नहीं बनता क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग था। लेकिन बहरहाल वो 4 जजेस को 20 से हटा दिया गया और आपने बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बजाय 5 रुकने की बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी। आज 2 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हो रही थी, उस प्रोसीडिंग में सिर्फ ये बात तय हो रही थी कि डेट कौन दे सकता है जी। अब जाहिर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन आर्गूमेंट सुने हैं। कल उन्होंने जजमेंट के लिए दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कल कोई डेट देता है या नहीं देता। लेकिन मेरे नज़दीक जब 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई, पंजाब असेंबली को जब डिसॉल्व किया गया या KPK की असेंबली को डिसॉल्व किया गया, तो आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये गवर्नर की ड्यूटी बनती थी कि वो कोई डेट फिक्स करे, जो नहीं फिक्स किया गया। इसके अलावा जब इलेक्शन आप डेट देंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये पूछने की भी ज़रूरत है कि क्या आप इस पीरियड के अंदर इंतखाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पोजीशन में है या नहीं है। बहरहाल वो एक दूसरी बात है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस कल की जिस तरह रिपोर्टिंग हुई कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, उनके दरमियान कोई मीटिंग हुई, उन दोनों के दरमियान क्या मीटिंग हुई उसके मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता जी। आज प्रेसिडेंट की तरफ से जो वकील अपियर हुए, उन्होंने कहा जी KPK के हद तक मैं अपना नोटिफिकेशन वापस लेता हूं, लेकिन पंजाब की हद तक उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सदर पाकिस्तान ने जो डेट फिक्स की थी वो मेरे नजदीक कॉम्पिटेंट नहीं थे, क्योंकि सदर जो है जो एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर की, उस एडवाइस को के मुताबिक फैसला करने का पाबंद है। और जिस कानून का उन्होंने हवाला दिया वो तब मुमकिन था कि अगर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली तोड़ दी जाती और उसके बाद ये कहानी इतनी मजेदार है, इतनी शानदार है कि गवर्नर अगर 900 दिन तक डेट न दे तो वो जाहिर बात है उसको कौन रोक सकता है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के हमारे पास ये सूरत सर एक मिनट सुन लें, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ये सब कुछ मौजूद है। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब एम्बिग्विटी आ जाए, जब सूरत हाल ऐसी हो कि कोई ना कर सके, क्या यासीन आजाद करेगा, अहमद पनसोटा करेगा, सदर पाकिस्तान करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगी? यह मामला चूंकि हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट के सिंगल जज ने आपको ऑर्डर जजमेंट दिया
और ये कहा कि आप गवर्नर की मशावरत से डेट फिक्स करें। अगर वो नहीं था तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो की एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना गया। हर मामले में 184(3) का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जब जज साहिबान का अपने दरमियान डिफरेंसेस हो जाएं और वो ये कहें कि यूं नहीं हो सकता, ये 184(3) का जो इस्तेमाल है मेरे नजदीक इससे पहले भी कई दफा इस्तेमाल हुआ। आप पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें कि आज दिन तक इंडिया में सिर्फ 4 दफा सो मोटो एक्शन हुआ है। हमारी तरह हर बात में सो मोटो एक्शन नहीं होता। मामला ऑलरेडी सुबह हम लोअर हाई कोर्ट में पेंडिंग था, लेकिन बच्चों के टेकअप कर लिया बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब उन्होंने ये बात कही है कि हम खाली डेट देंगे, डेट क्या तक फैसला करेंगे। एम्बिग्युइटी यहाँ कोई नहीं है, आयन क्लियर है कि 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं। तो जब आयन के अंदर बाकायदा क्लियर मौजूद है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो ऐसी चीज के लिए फिर जरूरी नहीं था मेरे नजदीक। मैं ये समझता हूं कि लोअर हाई कोर्ट की इंट्रा कोर्ट अपील जो थी उसी में जाके उसको केस को चला लेते। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टेकअप किया उसी दिन इंट्रा कोर्ट अपील की डेट भी फिक्स थी और उसको एडजर्न कर दिया गया और ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर दिया। इंडिया क्या मिसाल, मैं यासीन साहब, इंडिया में मिसाल आपने बड़ी जबरदस्त दी। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा 4 दफा हुआ है। पाकिस्तान में तो 4 दफा सुप्रीम कोर्ट क्या सारा कुछ उसका खत्म कर दी गई, आपने हलफ ले लिए, मार्शल लगा दिया था। पाकिस्तान के मिसाल बिल्कुल एक तो यह है कि पहले इस पिछले साल कोई सुओ मोटो एक लिया, इस दफा लिया गया। मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है कि नहीं प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा। क्या मैटर ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, ये बताइएगा। जी सर, मेरी इसमें सबमिशन ये होगी कि जो 1843 के इंग्रेडिएंट्स हैं वो बुनियादी तौर पर 2 हैं जो आपने मेंशन किए। मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे तो मुझे डायलेट करने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा। और हक़ राय दही से आपको दूर रखना या इलेक्शन मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के ही लार्जर बेंचेस ने होल्ड किया हुआ है कि दिस इज वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जो है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में आते हैं। तीसरा सवाल यह है कि जब आपका आईनी ओहदा जो कि गवर्नर का है और वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए तैयार नहीं है। लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट की एग्जांपल दी यासीन साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। लाहौर हाईकोर्ट की जजमेंट के बाद भी उसको ना माना जाए और उसके बाद उसमें तशरीह के लिए अलहदा दरखास्त दी जाए, इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की जाए जिसमें 10 दिन की डेट डल जाए, जो कि आज चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट में कहा कि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और हमारे हाईकोर्ट के जजेस ने इसमें 7 से 8 दिन की डेट डाल दी है। सवाल बड़ा सिंपल ये है कि ये वो आइन है जिसके 69 में लिखा हुआ है कि आप बात नहीं करेंगे पार्लियामेंट की, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसी आइन में लिखा हुआ है 68 में कि आप जुडिशरी की बात नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में होती है। 203 में लिखा हुआ है कि आप कंटेम्प्ट नहीं करेंगे, आप मरियम साहिबा की तकरीर बाकियों की सुन लें। इस आइन के साथ तो फ्रॉम डे 1 मजाक ही किया गया है। अब अगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठ के सिर्फ इस पॉइंट को सेटल कर रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, जो कि आइन का बुनियादी ढांचा है, जो आइन का दिबाचा कहता है कि अल्टीमेट हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अपने अवाम के थ्रू नुमाइंदगान को इलेक्ट करेंगे, इस प्रिंसिपल को अगर वो इंडोर्स करते हैं तो क्या ये मौलवी तमीजुद्दीन 200 और उन सबसे बेहतर नहीं है, आलू टमाटर की सुओ मोटो से बेहतर नहीं है? ये तो मैं समझता हूं एज अ फंडामेंटल राइट है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आई शुड बी इन अ पोजीशन टू इलेक्ट माय रिप्रेजेंटेटिव, और हमें वो मौका नहीं दिया जा रहा और हम सेमेंटिक्स में फंसे हुए हैं कि 90 दिन है, 80 दिन है, 54 क्या कहता है, 57 क्या कहता है। दिस मैटर शुड बी पुट टू अ रेस्ट और आई होप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा डिसीजन दे जिसमें इस चीज का तयन भी किया जाए कि किस किस की गलती है, ताकि उसके खिलाफ प्रोसीड ये आपका सवाल कि किस किस की गलती है। हमारे साथ यासीन आजाद साहब भी मौजूद हैं। यासीन साहब, 90 दिन से जायद क्या इलेक्शन की तारीख बढ़ाई जा सकती है? इलेक्शन की तारीख क्या 90 रोज से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती है? क्योंकि कैंपेन चलानी है, अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, तो वो तो एक्सीड कर रहा है। इस बारे में बता दीजिएगा कि आप जो 54 दिन का है प्रोसेस वो कैसे पूरा हो सकता है, आप ही बता दीजिए। देखें सर, आपने अभी जो बुनियादी हकूक की बात की है, मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है, जो लोगों को इलेक्ट करके भेजता है, वो 5 साल के लिए भेजता है। असम्बली की मुद्दत 5 साल की है। 5 साल की मुद्दत में जब पंजाब की बारी आई तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया और एक आदमी की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसने पंजाब की असम्बली को तोड़ दिया। तो क्या पंजाब के 12 करोड़ आवाम के बुनियादी हकूक पर डाका नहीं डाला गया? आप बुनियादी हकूक की बात करते हैं तो फिर तमाम मामला को सामने टेकअप करेंगे। आप, मेरा जो कहना यह है कि खुसूसी हालात में
88 में भी ये डेट बढ़ी। अगर हालात आपके फेवर में नहीं है, कोई ख़ास वजह है, तो फिर आयन का आर्टिकल 254 आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मेरा बैसियत कानून के तालिब इल्म के मेरा कहना यह है कि 90 डेज की रिक्वायरमेंट जो है वो मैंडेटरी है, उसमें इलेक्शन होना चाहिए हर हालत में। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो उसका रास्ता निकालना आप सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी आ गई। बाकुल आपके कि जब लोअर हाई कोर्ट तय नहीं कर सका, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट फिक्स की, वो नहीं मानी गई, गवर्नर ने डेट फिक्स नहीं की, तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की प्रोसीडिंग में एक ही बात कही कि हम डेट देंगे। आप कल वो क्या डेट देते हैं उसका डेट के सामने रखें, लेकिन आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड आप दे रहे हैं, चूंकि असेंबली एक 14 को टूटी, एक या 22 को टूटी, तो तकरीबन 1.5-2 महीने का पीरियड तो वैसे भी निकल गया। तो क्या इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है? फिर बर्डन चला जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, वो तय करेगा कि मैं इलेक्शन करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं। यही वजह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया, 40 मिनट तक उनके दरमियान गुफ्तगू हुई। उनके दरमियान क्या बातचीत हुई ये कल के जजमेंट में जो होगा वो सामने आएगा। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को मौका देना आपके लिए जरूरी है। आप 1 महीना का टाइम देंगे तो 1 महीने के अंदर बैलेट पेपर छापना, उन मामला को टेकअप करना, इलेक्शन शेड्यूल चलाना, लोगों के जलसे जुलूस का मौका देना, ये काफी मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आयन का आर्टिकल 254 जो है वो किसी हद तक प्रोटेक्शन देता है और इन तमाम मामला को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है। अब कल जो जजमेंट आएगा, मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो डेट देता है, जो वो आयन की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अंदर दे तो ज्यादा अच्छा है, चूंकि होना चाहिए। लेकिन अगर खुसूसी हालात में वो अगर डेट नहीं दे सकते तो फिर आपको जो है 254 का सहारा लेना पड़ेगा और फिर जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये इन 2 असेंबलियों के लिए फ्यूचर के लिए नहीं है, वरना एक ट्रेंड बन जाएगा और फ्यूचर के लिए आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। आपको याद होगा कि हमेशा इलेक्शन जो होते हैं कौमी और सूबाई असेंबलियों के एक ही दिन में होते थे। अब आपने आईनी बहरान पैदा किया और आईनी बहरान को फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम। हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पेश कर रहे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर जिस तरह अदालतों में जाके पेश होता है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को जिस तरह आज तोड़ फोड़ किया गया, ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन को आपको एक मौका देना पड़ेगा कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा यासिन नवाज साहब, 1977 का इलेक्शन अलग-अलग हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं 4 दिन का फर्क था। उसके बाद आपने एक रवैया बना लिया कि एक दिन इकट्ठा करना है, बस कर लिया आपने, और उसमें आपने कहा कि नहीं ऐसा अंदाज ना हो। तो ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि एक दिन इलेक्शन हो, कौमी असेंबली का, सूबाई असेंबली का। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स के अंदर है एंड रूल्स इज सबऑर्डिनेट। सर कानून की बात कर रहा हूं, कानून में तो यह है कि अमूमन 4 सूबाई असेंबलियां और कौमी असेंबलियां एक ही दिन में तोड़ी जाती हैं। लेकिन नहीं तोड़ी जा रही है, तोड़ी तो सर तोड़े जाने के पर देखिए मेरी बात सुने। अगर एक सूबाई असेंबली है वो गवर्न नहीं करती किसी किस्म की अपना किसी बंदे की चीफ मिनिस्टरशिप का, उसका बंदे नहीं आते, उसके बाद लोग ही नहीं आते, तो टूटेगी, ऑटोमेटिकली टूटेगी। वो किसी को इमरान खान के कहने के भी नहीं टूटेगी, क्योंकि नो बॉडी विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो टूटेगी। उस पर इलेक्शन कैसे करवाएंगे? करवाने पड़ेंगे आपको, 90 डेज में करवाने पड़ेंगे। असल मसला यह है कि क्या इमरान खान डिसीजन करता है या एक आदमी का? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर को, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 13 करोड़ लोगों का है, आपने उसको टुटलिक साबित करना है सबसे पहले, और कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना है। ये बड़ी अहम चीज है। मसला सिर्फ मैं आपसे यही पूछा था कि क्या 90 डेज के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत, ये तारीख में हमारे यहाँ अलग दिनों में होते रहे। मैंने आपको मिसाल पेश कर दी 1977 के इलेक्शन की। ये इलेक्शन रूल्स में अंदर आता है, रूल सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो मैं असल में प्रोफेसर साहब ये मुझे बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कल कैसा आता है, लेकिन क्या हमने कोई वे आउट निकालने की कोशिश की? यार को रास्ता तो निकले। सर पहले तो बात है, मैं क्विकली कमेंट ये कर दूं कि यासिन साहब ने जिस प्रोविजन का जिक्र किया वो आर्टिकल की आइन की 107 है, जो कहती है कि प्रोविंशियल असेंबली शैल डिसॉल्व्ड अनलेस डिसॉल्व्ड, उसकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाएगी 5 ईयर्स पर। उससे पहले 105 है जो कि कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन
गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस की है, अब उसके पीछे एक शख्स हो, कौन हो, उस एक शख्स की भी मैं आ जाता हूं। 63 है जो आइन में हमारे डाला गया है, वो आपने उस एक शख्स को प्रोटेक्शन देने के लिए डाला जिस प्रोविजन से मुझे शदीद इख्तिलाफ है। ये जो है ये सब लोगों की जॉइंट मंतक होनी चाहिए, ये नहीं हो सकता कि एक आदमी डिसाइड करे। लेकिन ये आइन की इस वक्त पोजीशन है। जहां तक आपने रास्ता निकालने की बात की सर, बिल्कुल निकालना चाहिए था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल लोगों का काम था। हमारी पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द बोर्ड इंक्लूडिंग पीटीआई इतनी नालायक हो चुकी है कि वो इस किस्म के बेसिक इश्यूज 90 दिन 15 दिन कोई चीज 63A हर चीज पर मशवरा करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के को फैसला करते हैं, हम उसके ऊपर कमेंट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि ये गलत बात है, इनको ये नहीं करना चाहिए, इनको वो नहीं करना। ये काम तो वो है जो आपने असेंबली में बैठकर खुद करना है। ना प्रोविंशियल असेंबली में काम हुआ, ना फेडरल लेजिस्लेचर में काम हुआ। उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि आज हम अपनी हर चीज 1843 में ले जाते हैं या एडवाइजरी ओपिनियन भेज देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो सर किसी का उनको बाहर नहीं है, दे आर देयर फॉर अ टर्म, अपॉइंटेड टर्म है। उसका 209 में एहतसाब है जो कि कोई चेक भी नहीं कर सकता। इवेंचुअली क्या होगा, वो फैसला वही देंगे जो आइन और कानून के मुताबिक है। उसमें आधे लोगों को पसंद आएगा, आधे लोग कहेंगे कि पहले इंसाफ होगा फिर इलेक्शन होंगे, आधे लोग कहेंगे पहले इलेक्शन होगा फिर इंसाफ होगा। So this will continue. Why can't they decide it themselves in the assemblies and federal legislature? ये है असल मेरे मुताबिक बुनियादी प्रॉब्लम। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी कल फैसला है उस पर सबका एक्सेस डेवलप हो। माहिर कानून यासीन आज़ाद और अहमद पंसोटा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। जी, इमरान खान ने आज 4 मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत में पेश होना था। अदालतों ने उनकी फिजिकल हाजिरी को ज़रूरी करार दिया था और अदालत के रूबरू हाजिर होने पर 3 केसेस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत, ममनुआ फंडिंग केस और इक़दाम कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी और बैंकिंग कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अबूरी ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं, जबकि एक केस में उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए। ओरिया साहब, खान साहब को मुतादिद मुकदमात में अबूरी ज़मानतें तो मिल गई हैं, मुस्तकबिल में मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं? मंजूर वसान ने पेशगोई की है कि इमरान खान मार्च में नाअहल होंगे और जेल जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं? देखिए पहली बात तो यह है कि ये सारे के सारे मुकदमात में, बल्कि सिर्फ इमरान खान नहीं, पाकिस्तान जो है लगता यह है कि सिर्फ मुकदमात और इसी किस्म के मुकदमात की एक आमाजका बन चुका हो। यानी आप खुद सोचें कि टोटल प्रोसीजरल सूरत हाल में एक मामला जो है उसको ख़राब किया जा रहा है। मतलब आप खुद सोचें कि इमरान खान के बायोमेट्रिक्स किए जा रहे हैं। जैसे इमरान खान को तो कोई पहचानता ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, उसका अंगूठा पता चलेगा तब पता चलेगा इमरान खान के बायोमेट्रिक्स हुए। फिर जब आप अदालत में आपकी गाड़ी आ सकती है, आपकी नहीं आ सकती, उसकी आ सकती है, उसकी नहीं आ सकती, उसके साथ खेला जा रहा है। इमरान खान को, जिसने इमरान खान पे कातलाना हमला किया नवीद, उस शख्स को सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उसकी वीडियो लिंक पे हाजिरी होती है। इमरान खान जिस पे कातलाना हमला हुआ है उसको कहा जाता है अदालत में हाजिर हो जाए। अच्छा, फिर एक बात को आप अंदाजा नहीं करते कि इमरान खान के साथ जिस लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी आप नहीं संभाल सकते। आज मैं अपने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से कहता हूं कि पुलिस जो थी वो अगर एक डंडा बरसाती उन सारे क्राउड के ऊपर, तो उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर जो बीतनी थी, और जिस बंदे ने भी आईजी ने वहां खामोश होने का सबूत दिया, बिल्कुल ठीक थी। अगर जरा सी प्रेजेंट करते, पुलिस के अंदर ताकत, कुव्वत, हिम्मत नहीं थी जो क्राउड में देख रहा था। मैंने उम्र भर क्राउड देखे हैं, संभाले हैं, मुझे पता है। लाहौर की हाई कोर्ट में आप क्राउड आप देख लें क्या सूरत हाल है, आपको पता है वो एक बंदा अकेला जो जा रहा है उसके साथ पब्लिक आएगी। आप ना भी कोशिश करें, वो बंद भी कर दे तब भी आएगी। तो आपको सिंपल सी बात है, आप उसको वीडियो लिंक पे ले लो, आप बायोमेट्रिक मशीन उसके घर भेज दो। अच्छा, फिर किया जा रहा है कि जी आप कमरा अदालत के अंदर आएंगे। हमजा शहबाज को आप तहखाने में देते हैं अपना जमानत, इसहाक डार को आप लंदन में बैठे हुए देते हैं, सलमान शहबाज को आप लंदन में बैठे हुए देते हैं। अच्छा, अब ये जो बेल कैंसिल हुई है, आप खुद सोचें, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर 3 साल तक
फर्द जुर्म आज नहीं हो सकी, आज ये आज फलां खराब है, आज ये चीज है, वो चीज है, नहीं हो सकी ना। ठीक, ये केस अभी 15 दिन, कितने 2 महीने की बात होगी मनी लॉन्ड्रिंग केस इमरान खान वाला आया, इसके अंदर फर्द जुर्म आयद करने के चक्कर में क्यों नहीं, उन्होंने कहा वहां पर हम नहीं आ सके, यहाँ पर आपने वारंट ऑफ अरेस्ट निकाल दिया। अब वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है पाकिस्तान का जाहिल मीडिया, वारंट ऑफ अरेस्ट इसलिए होते हैं कि 9 तारीख को जो पेशी है, अगर आप उस पेशी तक नहीं आते तो पकड़ के ले आओ, और अगर आप लिख के देते हैं मैं आऊंगा तो पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अच्छा। वारंट जारी कर दिए, ब्रेकिंग न्यूज, फलाना न्यूज, ये न्यूज, वो कानून किसी को 4 लीगल एक्सपर्ट ही बिठा लो पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हम खेलते हैं। मेरा भी पैसा लग रहा है, मैं भी पाउडर सुर्खी लगा के यहाँ बैठ के बातें करता हूँ, आप भी करते हैं, हिलारी साहब भी चाहते हैं पाउडर सुर्खी लगाते होंगे यकीनन। तो सारों का मजा आ रहा है, सारे कह रहे हैं क्या बात है, सुबह सवेरे से लोग बैठे हुए करते जा रहे हैं। अच्छा हिलाली साहब, इतने बड़े मजमे को लेकर हाई कोर्ट में आना, या चलें अगर वो खुद ही आ जाते हैं अपने लीडर के पीछे, इस एटीट्यूड को आप किस तरीके से देखते हैं? अब हुकूमत की हिम्मत का मसला है या फिर रिट का फेलियर कह सकते हैं इसको, कि वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो आप या मैं पूरा समझ सकते हैं कि उसको क्यों ये फिक्र है। उसको इसलिए ये फिक्र है कि आज मैंने देखा जैसे अनाउंसमेंट हो रहा था कि डेट आ जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कर लिया है जो मरियम बीबी ने कहा था उनको नहीं करना चाहिए, गिविंग अ डेट फॉर द इलेक्शन। उस वक्त उस 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट आ रहे थे कि कैसे लोगों को पकड़ेंगे, क्या क्या लोगों को करेंगे, कौन कौन से गुंडे हाथ में आएंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बैकग्राउंड ऐसा है कि वो प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन अगेंस्ट देयर अपोनेंट, एक हथियार है अपने अपोनेंट्स के खिलाफ। इसलिए वो चाहता है कि मुझे उधर मार देंगे, लिहाजा अगर क्राउड हो तो वो नहीं करेंगे। मेरे सपोर्टर्स को पुलिस मारेगी, मगर अगर उनको पता हो कि मेरी उधर फॉलोइंग है तो वो नहीं करेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, और मैंने देखा है। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 3 केसेस, 3 कोर्ट्स, 3 जजेस, एक दिन, ये कौन करता है? ये हाउ डू यू फिक्स दिस? माने ये कैसे आप प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? अगर ऐसा प्रोग्राम कैसे बनता है ना, एक जज को फिर आप कहेंगे मैं 2:30 बजे एक अपीयरेंस होना है, तो क्या आपने 3 बजे बुलाया, लिहाजा 10 मिनट लगता है आपके कोर्ट को पहुंचने और 15 मिनट लगेगा उधर, तो कुछ देर कर दें। इज दिस हाउ यू डू इट? ये इस किस्म की सिचुएशन है। मुझे समझ नहीं आ रही है ये कर क्या रहे हैं, ऐसे लुजूम के साथ जाते हैं कोर्ट्स में बचने के लिए, उधर पहुंचते हैं टाइम नहीं होता। और अब आप देखिए उसको बेल निकाल दिया, ये तोशा खाना का केस। पता नहीं आप इस पे आएंगे कि नहीं, मगर मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि घड़ियों के साथ बात नहीं कर, कुछ नहीं कर सकते, मगर गाड़ियों को तो आप ले जाएं, नो प्रॉब्लम। अगर आप गाड़ी ले जाना और घर में खरीद के घर पे रखना चाहते हैं ले जाएं, मगर घड़ी की इजाजत नहीं है। नाम ले लें सर। माने सऊदियों का पैसा आप नहीं आराम कर सकते, अपने पैसे को तो आप लूट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस किस्म की स्टैंडर्ड्स हैं? यू लुक एट इट एंड यू फाइंड आउट एंड देन यू से। तो मैं समझता हूं कि क्या आपको मैं क्या करूं? फॉरेन फंडिंग एक पार्टी बता दे मुझे जो हर चीज के लिए एक रिसीट देता है। नहीं, आई कैन स्वेयर नहीं देता है। मैं उधर मौजूद था जब नहीं देते थे। अब ये इसको पकड़ के इसको डिस्क्वालीफाई करके इसको क्रिमिनल बनाना चाहते हैं फॉरेन फंडिंग में। अरे भाई, दूसरों को भी तो पकड़ो। नहीं, तो जब ऐसा लोअर विक्टिमाइज करता है लोगों को, तो मेरे ख्याल में ये बात ही करना है इन सब्जेक्ट्स के बारे में मैनिफेस्टली अनफेयर, और जो अनफेयर है वो इलीगल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और अहम खबर ये आई कि मेसर्स रोथशाइल्ड एंड कंपनी के एक वफ्द ने गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात की।
इस मुलाकात में पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और पायदार तरक्की की जानिब गामजन इख्तिसादी बहाली के मुमकिना रोड मैप पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली के लिए मिसेस रूथचाइल्ड के मुस्बत इरादों को सराहा है। इस हवाले से ये भी याद रहे कि रूथचाइल्ड एक बड़े बैंकिंग ग्रुप की मालिक और सहूनियत की हामी फैमिली है, जिसके इजराइल के क़याम में माली ताउन को आज तक याद किया जाता है। ताज़ा खबर ये है कि आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। इन दोनों मामलों पर ज़रा कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। हिलाली साहब, मईशत के मज़ीद गैर मुस्तहकम होने की तरफ इशारा है, लेकिन हुक्मरान इतने फ़िक्रमंद नज़र नहीं आते जितना उन्हें होना चाहिए। क्या वजह है? मूडीज़ रैंकिंग की अगर बात की जाए पहले, देखिए रॉथस्चाइल्ड जो है वो एक ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट वो होते हैं जो इज़राइल की फाउंडेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और वो एग्रेसिव जूस होते हैं, और वो हैं लोग जो इस वक्त जाके फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों की ज़मीन लिया है। अब वो कहते हैं पब्लिकली, उनका ज़ायनिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इज़राइल का नेतन्याहू, वो कहता है हमारे दो दुश्मन हैं, ईरान और पाकिस्तान। ईरान के साथ वो अभी कुछ करने वाले हैं और उसके बाद वो उनका ख्याल है पाकिस्तान ना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको रिसीव किया और उनके साथ बैठ के पिक्चर में पोज किया। अच्छा, अब एक जूइश ज़ायनिस्ट इधर से, बाय द वे उन्होंने फिर अपना प्लेन लेके, लोग कहते हैं डायरेक्टली इजराइल फ्लाई किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या इतना ये था कि उनके साथ बैठ के पोज करें। मुझे तो ऐसा लगता है, एम्बैरसमेंट होता मुझे कि एक ज़ायनिस्ट एंटिटी की एक डेलीगेशन एसोसिएटेड विद देम। तो जब मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शायद इतना खतरनाक बात नहीं है। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे पैसे लाए थे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स खरीदने। वो आए इसलिए थे कि वो हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, ठीक है, और वो और दूसरे एनालिस्ट लाइक लैजर्ड्स, उनका काम ये होता है कि जो मुल्क रीशेड्यूल करना चाहते हैं अपने डेट्स को या इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वो आके आपको एडवाइस देते हैं। अच्छा। और उनके लिए आप एक क्लाइंट होते हैं और उन क्लाइंट से वो पैसे लेते हैं और इन रिटर्न आपको वो एडवाइस देते हैं। तो चलिए, मेरा ये सोचना कि ये गलत था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को, नहीं, आई विड्रॉ दैट। और मैं कहता हूं कि शायद उनको कुछ बेनिफिट भी हुआ होगा उस कॉन्वर्सेशन के साथ, मगर उन्होंने ये बताता क्या है रामीन, वो छोड़िए वो क्यों, ये बताता ये है कि एक हिंट मिल रहा है आपको IMF से। क्यों आप समझते हैं 1 हफ्ता 10 दिन गुजर गया जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे बस अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है एग्रीमेंट, अभी तक नहीं हुआ। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए कि आपने एक और चीज एग्री किया है IMF के साथ, 30 रुपया ज्यादा बढ़ेगा पेट्रोल, 4 रुपया ज्यादा पर यूनिट बढ़ेगा बिजली, और 2% सूद का इंक्रीज होगा। आपने अभी तक किया नहीं है। तो आप सोचिए क्यों आपके पास वो ट्रांच नहीं आया है। जब तक आप ये करेंगे वो आपको 1.1 मिलियन देंगे नहीं, और वो भी काफी नहीं है। एक और बात है, आपने कहा है दुनिया को कि हमारे दोस्त जो हैं चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE और कौन सा है कतर, वो हमें 6 से 9 बिलियन डॉलर देंगे। जैसे आप हमें 1.1 बिलियन मिल जाएगा हमें IMF से। इन अदर वर्ड्स, हम पूरे प्रोग्राम के नीचे आ जाएंगे। और IMF जब आपको पैसे देता है उसका मतलब यह है दुनिया को अनाउंस करता है कि अब इनके साथ आप लोन्स दें, हम इनके प्रोग्राम देख रहे हैं, डोंट वरी, यू विल बी पेड बैक। तो वो पूछ रहे हैं, वो कहते हैं अब जाके आप उनसे एक अश्योरेंस लाए, नहीं वेट, अश्योरेंस लाए ये 4 मुल्कों से कि वो पैसे देंगे। ठीक है, और वो अश्योरेंस अभी तक नहीं आए हैं। वो कहते हैं ट्रांच ले आए कि हम पैसे दें। ठीक है, यू नो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड और ये तो एक चीज है वेरी रेलेवेंट टू आवर एग्जिस्टेंस। दैट्स राइट। अच्छा, ओरिया साहब, रूथचाइल्ड के मुस्बत इरादे क्या हो सकते हैं और एक प्राइवेट सहूनी बैंकिंग ग्रुप को पाकिस्तान के माली मसाइल हल करने की तरफ मुतवज्जा करने का क्या मकसद है? देखिए, पहली बात यह है कि रॉथस्चाइल्ड एक क्रिमिनल हिस्ट्री रखता है, और क्रिमिनल हिस्ट्री इससे रखता है, रॉथस्चाइल्ड जो है ज़ायनिज़्म कहते हैं वो सहूनी ग्रुप
कि जो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर हिस्सा लेता था। क्रिमिनल हिस्ट्री के देखें अच्छा। कि 1904 के अंदर इन्होंने नेगोशिएशन शुरू की बरतानिया के साथ, इस फैमिली ने। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की मैं तारीख बयान नहीं करना चाहता किस तरह उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ उन्होंने चार्टर लिया और किस तरह इंग्लैंड को अपना एक गुलाम बना के और वहां पर उन्होंने पेपर करेंसी और फिक्टिशियस पेपर करेंसी का आगाज किया और फिर दुनिया को अपने कब्जे में लिया। वो अलग हिस्ट्री है। 1904 में उन्होंने किया, एक बंदा था जिसको आर्थर बाल्फोर कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर था उसका इंग्लैंड का। वो एक खत लिखता है रॉथशील्ड फैमिली को, इसी रॉथशील्ड के लॉर्ड को, कि हम आपको बहैसियत जू पूरी दुनिया में एक कम्युनिटी तस्वर करते हैं और हम दोनों से हम आपको आबाद करना चाहते हैं और हम पूरी मदद करेंगे आपके मदद करने की इजराइल के अंदर, फलस्तीन के अंदर, और आपका वो प्रॉमिस लैंड होगा और पूरी दुनिया में जहां भी यहूदी हैं वो एक कौम है। ठीक है। ठीक, उसके बाद उससे पहले 1904 से लेकर 1916 तक ये क्रिमिनल एक्टिविटी, ये रॉथशील्ड का लॉर्ड जो है ये जाता है तल अबीब और तल अबीब में जाके एक टीला खरीदता है खिलाफत उस्मानिया के जमाने में, जिसके तल अबीब कहते हैं उस टीले को कि जिसके नीचे पानी होता है जी। और 60 जू पूरी दुनिया के ज़ायने से इकट्ठे होते हैं, सरमायादार, वो वहां पहुंचते हैं। उसके हाथ में 60 जो ग्रे गूंगे होते हैं और 60 जो व्हाइट गूंगे होते हैं। एक पर नाम लिखा होता है, एक में प्लॉटों के नाम लिखे होते हैं। उनको अलॉट किए जाते हैं, वहां एक सिनेगॉग बनाया जाता है, एक जू हिब्रू जुबान की तालीम का दायरा और एक मुस्लिम कमेटी का, और साथ में वो दफ्तर बन जाता है और वहां पर बाकायदा असला जो है वहां ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये क्यों मुमकिन हुआ? उन्होंने कहा हम फंड करेंगे दुनिया भर के यहूदी, किसको? बरतानिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। अच्छा। और दूसरा, हम अमेरिका को मजबूर करेंगे कि क्योंकि हमारी लॉबी वहां पर है कि वो बरतानिया पे अपना जो करे और उसके बदले में हम वहां आबाद कर। रॉथशील्ड फैमिली पहली दफा पाकिस्तान में एंटर हो रही है। किस बुनियाद पे एंटर हो रही है? किसी आदमी को क्रिमिनल रिकॉर्ड तो होता है। दुनिया पूरी के अंदर जो लोग, देखिए आपको मैं बताऊं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, लाहौर में, मेरे पास इतनी बड़ी जबरदस्त किस्म की जमीन है, 1 कनाल का घर है, हलारी साहब का 2 कनाल का घर है, हमारे पास कुछ पैसे आते हैं, एक आदमी के पास एक बहुत बड़ी जबरदस्त फैक्ट्री है, एक आदमी के पास एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपना कारोबारी प्लाजा है, उसके पैसे आ रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि भाई बलूचिस्तान में चलते हैं, जहां पानी नहीं मिलता, जहां खाने को कुछ नहीं मिलता, जहां रोटी जो है और फल जो है ईरान से आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं पागल हूं। ये सारे के सारे यहूदी कहां से उठ के आए हैं? बरतानिया से, लंदन से, इंग्लैंड से। वहां क्या करने आए हैं? मुझसे लड़ने के लिए आए हैं, वहां पर अपने गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए आए हैं। और रॉथशील्ड वाज द लीडर ऑफ दैट फैमिली, जिसका सागदार साहब तस्वीरें बनाते हैं। ठीक है, और मिलते हैं। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद बात के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।